नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके और मैं सचिन यादव आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पॉलीगन की एक बहुत खूबसूरत सी क्लास जो कि आज 2D की आखिरी क्लास है। इससे पहले हमने 2D के जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी चीजें बताई, चाहे आपको ट्रायंगल पढ़ना हो, चाहे आपको सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया और आज हम लोग उसका पॉलीगन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत टिपिकल नहीं होता है इस वज़ह से क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया होगा, कि उन्होंने कभी नहीं किया क्योंकि कभी आपने ट्रायंगल भी पहले सुन रखा होगा। आपने ट्रायंगल के अलावा क्वाड्रिलेटरल, वर्ग, आयत, वृत्त, सर्कल, सेमी सर्कल ये सब आपके सुने हुए हैं, सब आपके पहले किए हुए हैं। बट पॉलीगन, बहुभुज ये एकदम नई चीज़ होती है तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे जिसको आप लोग अच्छे से पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझिएगा, फिर इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले पॉलीगन है क्या? देखिए, कह रहा है कि एन साइड्स वाली कोई आकृति मतलब हो सकता है उसमें आपका ट्रायंगल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है ना? मतलब 9 भुजाओं वाला है, 8 भुजाओं वाला है, 10 भुजाओं वाला है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त इन सब चीज़ों के बारे में समझा। अब पंचभुज की बात कर दी जाए, मतलब पेंटागन की बात कर दी जाए, हेक्सागन की बात कर दी जाए, है ना? सेप्टागन की बात कर दी जाए, अगर इतने सारे साइड्स के बारे में डिस्कशन करता है, 15 भुजाओं की आकृति की बात कर दी जाए, 20 भुजाओं की आकृति की बात कर दी जाए, अगर इतने बड़ी भुजाओं की आकृति के बारे में बात करता है, तब उनके इंटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में क्या हो सकता है, साइड्स कैसे निकालेंगे अगर उनका इंटीरियर एंगल पता है, एक्सटीरियर एंगल पता है, तो बेसिक से एक-एक करके जब समझाते हैं तो समझिएगा। अगर आपको एक एन भुजाओं की आकृति दे रखी है, एन साइड्स के बारे में बताया गया है, एन भुजाओं के बारे में बताया गया है, तो एन भुजाओं का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बहुत ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसको हम लोग कहते हैं अंतः कोणों का योग, हिंदी में कहते हैं अंतः कोणों का योग। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा। जैसे आपने ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम पता है आपको, ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम पता है, वैसे ही इसके तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस टू इंटू 180। अगर त्रिभुज के सारे कोणों का योग निकालना है तो n का वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 3 माइनस 2 इंटू 180। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 निकल के आ गया। अगर आपको चतुर्भुज के सारे कोणों का योग मतलब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का सम चाहिए, तो n का वैल्यू 4 उठा के रख दीजिए। अगर पेंटागन का चाहिए तो 5 उठा के रख दीजिए, हेक्सागन का चाहिए तो 6 उठा के रख दीजिए। अब आपको सारे एंगल्स का सम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से ये 540 डिग्री हो गया। ये एक कॉमन फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात हो गई। यहीं पे बात अगर की जाए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये बहुत जरूरी बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोणों का योग, ये फिक्स रहता है। ये किसी भी एन साइड्स के लिए याद रखिएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा फिक्स रहता है, ये 360 डिग्री ही होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी एन साइड्स मतलब आप ट्रायंगल का ले लीजिए, आप क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, किसी को भी उठाएंगे तो उसके जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा वो 360 डिग्री ही रहेगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज के बाद सम ऑफ किसी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आप 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। आपको ये बात याद रहना चाहिए, एक एक करके ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं इसी पे कि अगर बात कर ली जाए रेगुलर पॉलीगन की बात कही जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है
अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। तो अगर समबाहुभुज के बारे में कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप, रेगुलर पॉलीगन को थोड़ा सा अगर आप अच्छे से समझने जाएंगे, तो रेगुलर पॉलीगन में एक छोटा सा दिमाग लगाना है आपको कि इसमें जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, तो इनके सारे जो साइड्स हैं जैसे सारे एंगल सेम होते हैं। तो अगर आपको कोई भी इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप n माइनस टू इंटू 180 से सम निकाल सकते हैं और उसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स है उससे डिवाइड कर सकते हैं कि आप क्या कैसे n माइनस टू इंटू 180। इससे आप क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल देंगे और अगर n से डिवाइड कर देंगे तो यहां से ईच इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा यहां से। कितने आसानी से निकाल सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे आपसे कह दिया जाए एक सम अष्टभुज है या सम षटभुज है, सम षटभुज या सम अष्टभुज। अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 ये हमारा अष्टभुज के एंगल्स का सम आ गया, या ऑक्टागन के एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम आ गया। अब इंटीरियर एंगल्स का सम है, डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, यहां से काट दिया 2 से 3 बार में, ये 4 बार में, ये 45, 45 इंटू 3 कर दिया तो कितना आ गया 135। ये इसका ईच इंटीरियर एंगल आ गया। अब इसी से ईच एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो 180 माइनस 135 कर दीजिएगा, ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है कि आपसे क्या कह दिया गया कि आपको ऑक्टागन के बारे में बता दिया गया है कि 8 भुजाएं, अगर 8 भुजाएं हैं तो 8 माइनस 2 करेंगे 6, 6 इंटू 180। ये जो 6 इंटू 180 है, ये जो 6 इंटू 180 है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ऑक्टागन का। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया और रेगुलर ऑक्टागन है तो सारे एंगल सेम होंगे, डिवाइड बाई 8 कर दिया तो आपको मिल गया 135 डिग्री, और 135 डिग्री मिला है आपको इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल निकालना था तो 135 और एक्सटीरियर एंगल निकालना था 45। खैर, अभी बात हुई रेगुलर पॉलीगन की। अब सपोज करिए आपको अगर ये निकालना है कि आपको साइड्स निकालनी है, क्या निकालनी है, किसी भी पॉलीगन की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो साइड्स निकालने के लिए आप करते हैं 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल, ये बहुत ध्यान से, कि अगर आपको किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड्स बतानी है तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल करेंगे। और अगर एक्सटीरियर एंगल बताना है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है तो सेम कंडीशन, वहां पे एक्सटीरियर एंगल बताना है तो हम लोग करते हैं 360 डिग्री अपॉन साइड, या 360 डिग्री अपॉन एन। ये यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे साइड्स बतानी है तो यहाँ पे एन लिख दीजिए। छोटी छोटी सी चीजें, इनको आप याद रखेंगे, है ना। अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, और एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम लोग कहते हैं भुजाओं की संख्या। ये, अब अगर आपको सपोज करिए n पता है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात आ जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात आ जाए थोड़ी देर के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विकर्णों की संख्या। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, विकर्णों की, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है, विकर्णों की संख्या। अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि n माइनस 3/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, सबको पता है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं की संख्या है। ठीक है, कई बार आपको डायगोनल्स पता होंगे और वहां से ये कह देगा कि आप ये निकालिए कि इसमें साइड्स कितनी है, या इसी पे आप nc2 माइनस nb कह सकते हैं। ये एक nc2 माइनस, इसका यूज कम पड़ेगा, बट ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में है, ये बात याद रखिएगा, nc2 माइनस n, क्योंकि उसी nc2 माइनस n को सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बना है वो nn माइनस 3/2 बना है। लेकिन हमको एग्जाम में यूज इसी फॉर्मूले को करना होगा, nn माइनस 3/2 को, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स पता होंगी, n गिवन रहेगा, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने होंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत प्यार से नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हैं कि क्या होगा। तो अब हमने आपको लगभग इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में आपको बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है,
उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बाद हमने बताया एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। रेगुलर पॉलीगन अगर दे रखा है तो उसमें ईच इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल से आ जाता है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड से आ जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के निकालने के लिए n(n-3/2). ये फॉर्मूले आपको सभी को एक बार में, ये कॉन्सेप्ट, ये मुंह जबानी आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप इन पर बेस क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन as 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द फिफ्थ एंगल। एक पंचभुज के चार कोणों की माप 130, 85, 108 और 82 है, तो पांचवा कोण। अच्छा, तो देखिएगा, अगर पेंटागन की बात कर रहा है तो n इज क्लियरली 5। अगर n 5 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालेंगे, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए अभी अभी हमने आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था। इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180, तो 5 - 2 इंटू 180 किया तो हमें पता चला कि एंगल्स का सम जो होगा वो 540 डिग्री होगा। अब हमें इसमें से चार एंगल पता है, एक पता है 130, दूसरा पता है 85, तीसरा पता है 108 और चौथा पता है 82 डिग्री, और पांचवा हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये 540 नहीं पता चलता, और 540 नहीं पता चलता तो वैल्यू ऑफ एक्स या फिफ्थ एंगल निकालना हमारे लिए टिपिकल होता। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 190 और 30 320 और 80 405 डिग्री। तो 540 में 405 को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स या फिफ्थ एंगल हमारा निकल के आएगा 135 डिग्री, जो कि हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये हमारा फिफ्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इजीली। फिर 130 जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 190 हो गया, और 190 और 130 को जोड़ेंगे तो ये 320 हो गया, 320 और 85 को जोड़ेंगे तो 405 आ गया। इन चारों एंगल्स का सम जो है वो 405 है। पांचों का 540 था, तो उस 540 में अगर आप 405 निकाल देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। इजीली देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बहुत बेहतर टेक्निक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा है n(n-3/2), और हमको इसमें साइड्स जो पता है, वैल्यू ऑफ n जो पता है वो 100 पता है। तो अब हमको ये सॉल्यूशन करना है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 100 इंटू 97/2। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो ये 50 बार में खत्म, फिर काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 पाने में 45, 3 48, तो 4850। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इजी है, बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी का विषय नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इन पर क्वेश्चन बहुत बनता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तब। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो अब की आप डायरेक्ट करिए n(n-3/2). यहाँ से जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर विल बी 35। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी दे रखा है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या। अब आपको इस बार n(n-3/2) का वैल्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस केवल दिमाग लगाइए। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स n(n-3/2) पता है 27, तो जो हमारा n(n-3) हो जाएगा ये हमको 54 पता है। अब वैल्यू ऑफ n जो हम यहाँ पे रख के देखेंगे, या तो रख के देख लीजिए या डायरेक्ट ऐसे फैक्टर कर लीजिए 54 के, जिसमें 3 का डिफरेंस हो, तो 9 छक्का 54, 6 से बनेगा नहीं, 9 ही आपका आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ n जो आ गया वो 9 आ गया, तो जो आपकी साइड्स हो जाएंगी वो 9 हो जाएंगी। ए ऑप्शन, यही आपका आंसर हो गया। इजीली ये भी बनाया जा सकता है, कुछ बहुत इसमें भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 1 2 3 5 9 व्हाट इज द मेजर इज ऑफ। कह रहे हैं पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9, तो इसके सबसे छोटे कोण की माप चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पहले तो इन पांचों कोणों का पंचभुज के कोणों का योग चाहिए, वो आप n-2 into 180 से देख लीजिए। आपको जो फॉर्मूला बताया गया n-2 into 180 वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए बताया गया। तो यहाँ से ये तो आ गया 540 डिग्री, और यहाँ से इन सभी को अगर हम लोग देखेंगे तो एक x हो गया, दूसरा 2x हो गया, फिर 3x, फिर 5x और फिर 9x, ऐसे हो गए। तो इनका सबका सम करेंगे, 9 5 14 17 2 19 20x हो गया ये। तो वैल्यू ऑफ x अगर हम लोग देखेंगे तो 27 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 27। और सबसे छोटे एंगल की बात की है वो यहीं से वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, इसको हम लोग 27 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है, बस वही छोटे छोटे से आप बारीक बारीक से पॉइंट पकड़ लीजिए, आसानी से बना ले जाएंगे। उन्हीं जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी आगे पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक्स फॉलो करिए, आसानी से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है किसी समबहुभुज के बाह्य और अंतः कोण 1:4 के अनुपात में। देखिए आपसे कह रहा है द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल आर इन द रेशियो 1:4, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। चलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो पता है वो 1:4 पता है। अच्छा एक चीज आपको हमने पहले ही बताई हुई है कि सम ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमको पता है कि 180 डिग्री होता है। तो अगर x और 4x को जोड़ेंगे तो ये 5x, और 5x का वैल्यू हो गया हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x जो हमको मिल गया वो मिल गया, सॉरी 180 होता है, 360 नहीं होता है, इसको रफ कर देते हैं। वैल्यू ऑफ x जो मिल गया वो 36 डिग्री मिल गया। फिर से समझिएगा, छोटी सी बात है, छोटा सा दिमाग लगाना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है वो 5x का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना होगा 36। अब आपको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बतानी है, n बताना है, तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कर दिया जाए। 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमको 36 पता है, तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ n जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10। ये तो यहाँ से भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। ये ऑप्शन, यही आपका आंसर आ गया। इसमें कहीं से भी कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस जो आपको बहुत परेशान कर पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें भी बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें बहुत आपको परेशानी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, ये कह रहे हैं किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, तो इसके भुजाओं की संख्या। देखिए पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको क्या पता है, प्रत्येक अंतः कोण मतलब इंटरनल एंगल पता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल का जो सम होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है, ये आपको पता होता है 150। अब सॉरी 180, माफ कीजिएगा, ये पिछली बार भी मैंने गलत लिख दिया था, 180। यहाँ से ये हमको पता है 150, तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। अब अगर आपको एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री पता चल गया तो हमें नंबर ऑफ साइड्स के लिए वापस से यूज करना पड़ेगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन हमको एक्सटीरियर एंगल कितना पता है 30 पता है, तो डिवाइड करेंगे तो n जो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगी वो कितनी मिल जाएंगी 12, जो कि हम लोग शायद किसी ऑप्शन में देख पाएंगे। तो जो आंसर हमारा सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर से समझिएगा कि क्या अप्रोच लिया हमने, हमको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का सम जो पता था, है ना, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का जो सम पता था, हमको एक्चुअल पता था इनर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 है, इंटीरियर रख दिया 150, तो एक्सटीरियर हमारा 30 आ गया। और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमने सीधा सा लॉजिक सिखाया हुआ है कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो आप नंबर ऑफ साइड्स के लिए सीधे से एक चीज यूज करेंगे 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। और जैसे ही आपने 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल उठा के रखा 30, तो वैसे ही हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी देखने को मिल गई। साधारणतः हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा 12 आंसर सही है।
ये पेन उन लोगों के लिए चलाना है जिन लोग पहली बार इस सवाल को कर रहे हैं और इन्होंने पहले कभी इस सवाल के यूज्ड टू या फेमिलियर नहीं है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो लोग अगर इंटीरियर 150 देखते हैं तो एक्सटीरियर दिमाग में आ गया 30 और एक्सटीरियर 30 आ गया तो आप डायरेक्ट लगा देंगे कि 360/30 से हमारा आंसर कितना आ गया 12। बस ये सीधे सीधे टिक करिए, मत करिए हर बार सॉल्यूशन, मत लगाइए एक्स्ट्रा दिमाग, छोटी छोटी बातों पे काम करिए, उसी से फायदा मिलता है एग्जाम में। देखिए फिर से, अब आपको एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण पता है और बहुभुज के भुजाओं की संख्या। आपको अब की बार तो सीधे सीधे एक्सटीरियर एंगल देके नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। हमें लगता नहीं है कि इसमें पेन चलाने की, पेन उठाने की कोई भी जरूरत है। ये सीधा सीधा सा सवाल है, 360/40 डिग्री करेंगे आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी और जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 9। देखिए जिन लोग पहली बार कर रहे हैं हो सकता है उन लोगों के लिए सोचने समझने का विषय है, लेकिन जिन्होंने पहले से किया है वो लोग आराम से कर सकते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे ही 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमको 40 पता है, तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएगी। एन जो हमारा आ गया वो 9 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, बिना पेन चलाए समझ में आया होगा। पेन चला के समझने का मतलब नहीं है, अगर आप बिना पेन चलाए समझते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा पेन चला के समझने की अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंत और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अगर थोड़े से समझदार है तो आप इसको सोच भी ले जाएंगे। कह रहा अंता कोण और बाह्य कोण का अंतर। ठीक है भाई, तो हमको इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर पता है 60 डिग्री, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा फिक्स है, ये 180 डिग्री ही होता है, ये तो फिक्स ही है। अंता कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 और आधा करेंगे तो इंटीरियर एंगल हमें 120 मिल गया। इंटीरियर 120 है तो एक्सटीरियर पक्का 60 होगा। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल की सख्त आवश्यकता होती है कि बिना एक्सटीरियर एंगल के नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाना संभव नहीं होता है। तो अब हमको 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल करना है और एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया 60। जैसे ही हम इससे इसको भाग देंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स देखने को मिलेंगी n, वो देखने को मिलेंगी 6, जो कि हम लोग सीधे से देख ले जाएंगे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारा आंसर क्या बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आप आसानी से इसको लगा समझ सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सारी चीजें, क्योंकि इजी है पिछला क्वेश्चन और ये लगातार तीन क्वेश्चन एक जैसे कर चुके हम लोग। अगले पे चलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तब उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग। देखिए थोड़ा सा इस बार खेलने की कोशिश की गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक इतने समझदार हो चुके हैं कि अब आराम से निकाल सकते हैं। पहले नंबर ऑफ साइड्स अगर पता होंगे तब आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इट्स इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स का सम पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ साइड्स की जरूरत है। वो कहाँ से आएगी, आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया इन्होंने कि 72 डिग्री है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा 72 डिग्री है तो 360 अपॉन 72 से हम लोग नंबर ऑफ साइड्स देख ले जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको काटेंगे तो 9 अठे 72, 9 चौको 36 और 8 से काटेंगे तो 8 पन 40। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आ गई, 5। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी 5 है तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। तो क्या देखेंगे, n माइनस 2 इंटू 180, इससे देखेंगे तो हमें n का जो वैल्यू 5, 5 माइनस 2 और इंटू 180 कर लेते हैं। ये तो हम लोग काफी बार निकाल चुके हैं। तो 3 इंटू 180 से जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 540 डिग्री सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स है, जो कि हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। आप आसानी से जज कर सकते हैं इस आंसर, और हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स के लिए जो फॉर्मूला पता है वो n माइनस 2 इंटू 180 पता है। और n तो हमें कहाँ से मिलेगा, n निकालने के लिए हमें 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल हमको पता था। तो हमने आसानी से आंसर देख लिया, कितना आया 500। बहुत सरल टॉपिक है, एक्चुअल बहुत सरल है। नए क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं कि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो हमने पहले कोशिश किया कि आपको इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दें।
क्योंकि एसएससी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। इस पे देखिएगा एक आध क्वेश्चन हमने आगे लिए भी हुए हैं उस लेवल के। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 समबाहुभुज ऐसे हैं कि उनके भुजाओं के बीच अनुपात 1:2 है और उनते उनके अंतःकोणों का अनुपात 3:4 है। तो प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये देखिए, ये वाक़ई बहुत खूबसूरत सवाल बना कि आपको उनके भुजाओं की संख्या पता है x और 2x, अगर देखोगे तो ये x पता चल गया और ये 2x, ये नंबर ऑफ साइड्स है x और 2x। अब हमें उनके इंटीरियर एंगल्स का मतलब ईच इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो पता है वो 3:4 पता है। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो इसके लिए क्या करें, पहले हमें ईच इंटीरियर एंगल के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप क्या करें, पहले n से ये निकाल लें, n-2 इंटू 180, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो गया ये, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ गया। फिर से क्या किया समझिएगा कि x n-2 इंटू 180 से हमने ये देख लिया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या, और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया तो हमें ईच इंटीरियर एंगल मिल गया। ऐसे ही 2x-2 इंटू 180 से ये ये हम देख ले जाएंगे कि इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या है। ये हमने देख लिया और इसमें 2x से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये इसका ईच इंटीरियर एंगल क्या है। तो इसके किस रेशियो में, 3:4, 3:4 के अनुपात में। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और आसानी से देखेंगे कि वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, एक बार देखेंगे। एक्चुअल इजी क्वेश्चन है ना। अब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस x से ये x खत्म, ये 180 से ये 180 खत्म, और कुछ अभी इस 2 से कॉमन लेके ये 2 खत्म हो जाएगा, x-2, और नीचे से अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में x-1 बचेगा, और अपॉन में जो 2 है उससे ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये x-1 बचा इज इक्वल टू 3/4। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, है ना। बाय द ऑप्शन जाएंगे तो भी टाइम लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4x-8 इक्वल्स टू 3x-3। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x अगर हम लोग देखेंगे तो हमको 5 मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ x कितना मिल गई, 5। वैल्यू ऑफ x अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो कितनी कितनी भुजाएं होंगी, 5 और 10। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो जी हाँ, डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें 5 और 10 ही साइड्स दे रखी है। फिर से टिपिकल नहीं है, दिमाग लगाने लायक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। हम आपको x-2 इंटू 180 ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो गया। अगर इसको नंबर ऑफ साइड्स x से डिवाइड कर देंगे तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ गया x का, और ऐसे ही ईच इंटीरियर एंगल निकाल लिया हमने 2x का, और इनका रेशियो हमें 3-4 पता है जिसके बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद सॉल्विंग की, वैल्यू ऑफ x निकाला और वो वैल्यू ऑफ x उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 5 और 10 ये हमें हमारी साइड्स मिल गई। यही हमारे आंसर्स हो गए जो आसानी से देखे जा सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, और उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए भी होंगे। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे और कुछ मिक्स क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को मेंसुरेशन 2D को खत्म करेंगे और उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग इन क्वेश्चंस को और समझिएगा। अब क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं पहले से, लेकिन थोड़े से अच्छे बनेंगे। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ है, मतलब सर्कल बना हुआ है, और इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है। अब कह रहे हैं बने वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब इसके अंदर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, त्रिज्या अगर 8 थी तो यहां से यहां तक ये इसका जो होगा, ये व्यास होगा 16। जो इस सर्कल का डायामीटर है, व्यास है, वो वर्ग के लिए विकर्ण का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि सबको दिखाई दे रहा होगा कि वो वर्ग के लिए विकर्ण यानी डायगोनल का काम कर रहा है। तो इस वर्ग का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो a√2 हमारा कितना बन गया, 16। अगर हमारा a√2 16 है तो a हमारा आ गया 16/√2। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो जो a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर 2। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया, जो कि सी ऑप्शन हम आंसर देख सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हमको a√2 16 पता था, भुजा √2 16 पता था, a हमने देखा 16/√2,
तो जैसे ही हमने स्क्वायर किया वहां से हमने देखा इसका कितना आ गया, ये आ गया हमारा 128। आसानी से बनाने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बनाना चाहिए था। एक बार इसको अटेम्प्ट करिएगा जल्दी से। क्या कह रहा है, एंगल ACB इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB is equals to 5 centimeter and AC raised to BC is equals to 3 raised to 4. What is the area of triangle ABC? चलिए देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। एक सेमी सर्कल है लाइक दिस, ठीक है, जिसका हमको पता है कि व्यास है AB। AB अगर व्यास है तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ठीक है। AB हमारा व्यास है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण AB बराबर AB 5 सेंट, ठीक है, और AC और BC 3:4 के अनुपात में एक कोण ACB। ACB एक एंगल है, वो बना देते हैं ACB, ये एंगल ACB बना दिया, ठीक है। और AC और BC हमारा 3:4 के अनुपात में, तो ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, और ये हमारा एग्जैक्ट 5 पता है। और अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री। तो हमें ये 3x और 5x कंफर्म पता चल गया कि ये 3 और 4 होंगे। ये हमको कंफर्म पता चल गया ये 3 और ये 4 होगा, तभी तो ये 5 होगा। अगर ये 3 4 होगा तभी ये 5 होगा। ये अब हमको त्रिभुज ABC का एरिया निकालना, तो ABC का एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट कर दें, और बेस इंटू हाइट 3 और 4 ले लें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 3 इंटू 4 से जैसे ही आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा 6, क्योंकि त्रिभुज का एरिया पूछा है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन 6। क्वेश्चन आसान है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सरल है। बस थोड़ा सा अगर आप अच्छा दिमाग लगा सकते हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बनाने लायक, और आप लोग बना भी सकते हैं, कोई परेशानी का विषय है नहीं इस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। सेकंड के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बनाइए, एक बार खुद से बना के देखिए। कह रहा 8 मीटर की भुजा वाले एक समबाहुभुज त्रिभुज में एक वृत्त बनाया जाता है। त्रिभुज के अंदर वृत्त के से बिना घिरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल। कह रहा है अ सर्कल इज फॉर्म्ड इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 मीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया इनसाइड द ट्रायंगल विदाउट द सर्कल सराउंडेड। देखिए बहुत प्यार से समझिएगा इसको। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक इसके अंदर सर्कल है, लाइक बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एक ये सर्कल बना हुआ है। तो अब सर्कल के अलावा जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये जो हम जिसको सैडेड रीजन करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये इसका ये जो बचे हुए पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको सर्कल की ईच साइड जो पता है वो आपको पता है 8 मीटर। सर्कल की जो ईच साइड पता है वो 8 मीटर पता है। ये ये आपको 8 मीटर पता है। तो अब कह रहे हैं त्रिभुज के अंदर वृत्त से बिना घिरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया देखेंगे कि कितना आएगा। तो हम लोग देखेंगे ये ABC, ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा हुआ सर्कल है, बचा हुआ एरिया है वो निकाल सकते हैं। तो √3/4 A², यहाँ से हमने ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, माइनस πr² करेंगे, पाई 22/7, और रेडियस जब हम इसकी देखेंगे तो अगर वृत्त के सॉरी त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ है, सॉरी अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है और वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, तो उसकी जो इन रेडियस होती है उसका फॉर्मूला अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, a/2√3 होता है। a हमको पता है 8, और 8/2√3 से अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ से 8/2√3 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे यूज करना है हमें। जैसे ही हम लोगों ने πr² किया तो ये 64 बटे यहाँ से कितना बन गया, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दी 12 बन गया। ये जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 14, 4 से काट दिया 16, इसको काटेंगे तो 2 से काट दिया, ये हो गया 4 से काट दिया 3 बार में खत्म, 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35। ये 21 माइनस
16 इंटू 1.73 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जैसे ही करेंगे 16 3 48, 4 16 7 112 और 4 116 बचा 11, 16 एकम 16 और 11 ये हो जाएगा 27.68 माइनस इससे भाग देंगे तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21 के बाद बचा कितना यहाँ पे थोड़ा सा 21 एकम 21 और यहाँ से बचा 21 एकम 21 के बाद 14, 21 छक्का 126 126 के बाद 16 और ये 16.7 के आसपास आ जाएगा ये और जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 11 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। फिर से समझा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ आप वही करिए। सबसे पहले आप इन रेडियस निकालेंगे और इन रेडियस निकाल सकते हैं a/2√3 से। a/2√3 से इन रेडियस निकाली 8/2√3 आ गई। यहाँ से जैसे ही आपने √3/4 a स्क्वायर से आपने निकाला तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकाला है और पाई आर स्क्वायर से आपने क्या किया, यहाँ से तुरंत सब्सट्रैक्ट कर दिया इस रेडियस को रख के और एरिया आ गया। बस आपको ये दो फॉर्मूले भी याद रखने, √3/4 a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये बस केवल छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप याद रखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के करने लायक क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये कह रहा है 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है क्षेत्रफल बताइए। देखिए कह रहा है 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है। एक सर्कल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना हुआ है सर्कल, एक सर्कल बना हुआ है। ये इस तरीके से, ठीक है। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है क्षेत्रफल बताना है। तो हमको ये 35 पता था, ये अब हमको ये जो बचा जो यहाँ से ये जो बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ रीजन है, इसका एरिया बताना है कि कितना होगा। ये देखिए फिर से वर्ग का शेष भाग जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, इसका एरिया बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 35 के स्क्वायर से और माइनस अगर हम यहाँ से ये हमारे वृत्त की डायमीटर है, इसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगी, माइनस 22/7 और जैसे ही देखेंगे तो ये 35/2, ये इसका ये 35/2 दो बार कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही सॉल्व किया तो ये बन गया 1225 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पना 35, 2 से काट देते हैं, 11 बार में खत्म, 11 पचे 55 या 11 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 385 इंटू 5 करेंगे तो 55 25 2 5 अट्ठे 40 2 42 4 5 3 15 4 19/2। यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ने 18, 2 छंग 12, 962.5, 1225 में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 1225 में कितना सब्सट्रैक्ट करना है हमको, 962.5, जो हमको पता चला है कि एरिया का सर्कल का एरिया है। 5 में 2 गया 3, 12 में 6 गया 6, 11 में 9 गया 2, 263.5 ऐसा है कुछ, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 262.5 यहाँ से जब घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा है, तभी तो ये मिक्स क्वेश्चन में आने इतने अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि फिर से समझना है करना क्या है। आपने क्या किया, स्क्वायर का एरिया निकाल के सर्कल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर की साइड पता थी और सर्कल की जो रेडियस आई है वो आपको स्क्वायर की साइड का जस्ट हाफ है। ये जब हमने पढ़ाया होगा, स्क्वायर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, अभी फिर से बताने, हर एक पॉइंट आपको पढ़ाया गया है, हर एक पॉइंट आपको पहले से बताया गया है, तो इस वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए कह रहा है एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात का समय लगता है, यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास क्या होगा। देखिए इसको समझिएगा कि बाहरी और आंतरिक ये दो पता है आपको, ये अब इसमें आपको ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये पता है, और अंदर वाले में चलने में और बाहर वाले में चलने में जो अनुपात है वो आपको 20:19 पता है। अगर जो अनुपात ये पता है, ये
क्योंकि समय का अनुपात जो है वो इनकी सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करेगा, तो इनके सरकमफ्रेंस C1 C2 के रेशियो यही हो गए। अब थोड़े से भी समझदार है तो जो इनकी सरकमफ्रेंस के रेशियो होंगे वही रेशियो इनके डायमीटर के और वही रेशियो इनके रेडियस के हो गए, तो रेडियस का रेशियो भी 20-19 का होगा इनका। तो बाहर वाले की रेडियस हो गई पूरी 20 और अंदर वाले की बची 19, तो यहाँ से अंतर जो बचा वो एक, उस 1 यूनिट का वैल्यू सड़क की चौड़ाई हमको 5 पता है। तो अगर 1 का वैल्यू हमको 5 पता है तो 20 पंचे 100, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई और 19 पंचे 95 अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। बट हमसे पूछा क्या गया है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। हमसे पूछा गया है तो आंतरिक व्यास बताना है, देन व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल रेडियस हमको अगर 95 मिल गई है तो डायमीटर इसका डबल होगा, तो कितना हो जाएगा 190। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार समझने लायक है क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं है बट हाँ एक बार समझने लायक है। अगर हमको ये कह रहा है कि इट takes time for a boy to walk along the outer and inner boundary walls of a circular path in the ratio 20:19, तो अगर इनमें 20:19 का टाइम लगता है तो ये बात भी श्योर है कि जो टाइम डिपेंड करता है वो सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करता है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही सरकमफ्रेंस का रेशियो मान लिया हमने C1 C2, और सर्कल में जो सरकमफ्रेंस के रेशियो होते हैं वही डायमीटर के रेशियो होते हैं और वही रेशियो हमारे जो होते हैं रेडियस के होते हैं, तो वहां से हमने रेडियस के रेशियो देख लिए कि R1 R2 भी यही होगा। अब R1 R2, R1 हमको पूरा पता है और R2 में सिर्फ यहाँ से ये यहाँ तक पता है। इन दोनों का डिफरेंस हमको 20-19 का अंतर, 1 यूनिट का वैल्यू 5 पता है। तो हमें पता चल गया कि बाहर वाले या बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा यहाँ पे 100 और छोटे वाले का 95 होगा। अब रेडियस 95 है तो डायमीटर डबल करके 190 मीटर कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। आई होप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद ये मेंसुरेशन 2D हमारा खत्म होने वाला है। ये देखिए, कह रहा वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल कराने का खर्चा क्या है। देखिएगा फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा, ये एक हमारा अंदर पूरा सर्कल है और इसके एक बाहर सर्कल है। जो बाहर सर्कल है वो हर जगह से जो इसकी चौड़ाई है वो हमको पता है कि कितनी पता है 40। जो हमें इसकी हर जगह से चौड़ाई पता है वो कितनी पता है, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ से पता है कि हर जगह से ये 14 मीटर चौड़ा है, यहाँ से हर तरफ से 14 मीटर चौड़ा है। तो अगर बाहरी परिधि 528 है तो बाहरी परिधि से हम बाहरी रेडियस निकाल सकते हैं 2 पाई आर से 528 से। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई हो गया 22/7 और रेडियस हमको निकालनी है ये और 528। जैसे हम लोगों ने इसको कैंसिल किया तो 12 दूनी 44, सॉरी 22 दूना 44 बचा 8 और 22 को 88। यहाँ 2 से काट दिया 12 और आर यहाँ से रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई 84, 84। ठीक है, 12 सत्ते कितनी आ गई 84। ये आपकी रेडियस आ गई बाहर की। ठीक है, बहुत छोटे से छोटा सा दिमाग लगाना है इसमें। अब अगर आपको रेडियस मिल गई बाहर की 84, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 84, तो अंदर वाली पक्का कितनी हो जाएगी 84, तो ये 70 बची सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हम देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर पूरा आर जो पता है 84 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये 70 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो 22/7 बाहर आ गया। एक बार a माइनस बी करेंगे इसके साथ तो ये 14 आ जाएगा और एक बार a प्लस बी करेंगे तो 154 हो जाएगा। यहाँ से इस 2 का गुणा कर लेते हैं और इंटू 5 कर लेते हैं। इंटू 5 क्योंकि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कह रहे हैं, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 ये अलग कर लेते हैं और 22 चौको 88, 8 22 पंचे 110 और 8 118 बचा हमारे पास 11, 22 एकम 22 और 11 33। तो जो हमारा टोटल खर्चा आ गया वो 33,880 रुपए इसका खर्चा है। एक बार और समझा देते हैं, पहले आप एक बार करने की कोशिश करिएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए आपको कौन सा दिख रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको ये पता चला 2 पाई आर से रेडियस कितना आ गया 84। 84 पूरी यहाँ से यहाँ तक है और 14 मीटर चौड़ाई है तो अंदर वाले की त्रिज्या 70 मिल जाएगी।
और अगर बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, बाहर के एरिया से अगर अंदर का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको वो जो पाथ है उसका एरिया मिल गया। तो ये बचा पाथ का एरिया यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा देखेंगे तो 33,880 रुपए इसका खर्चा आ जाएगा, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमको पता है कि उसकी लंबाई का 3/4, तो अगर लेंथ 4x है तो विड्थ जो होगी वो पक्का 3x होगी। ये देखिए, क्योंकि कह रहा है चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, तो तुरंत आपने देखा ये रेशियो बन गया। अब जैसे ही आपने देखा कि इनका एरिया 12x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है 768। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 12 छंग 72 और उसके बाद बचा 4, 12 चौक 48, तो वैल्यू ऑफ x हमारा 8 आ गया। तो 8 चौको 32 हमें लंबाई मिल गई और 8 3 24 हमारी चौड़ाई हो गई। तो दोनों का अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो कितने मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी सिंपल और आसानी से किया जा सकता है। तो आंसर आ गया 8 मीटर, बहुत आराम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आसानी से और सोच समझ के बना सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा और ये इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कभी एचसीएफ पढ़ा है अरिथमेटिक में तो एचसीएफ से भी रिलेट करता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्या रहा है क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर हाइट फॉर, किसी कमरे की 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। देखिए कभी भी अगर आपसे कह दिया जाए कि वर्गाकार मतलब स्क्वायर साइज की मिनिमम टाइल्स लगानी है, तो एक बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कभी भी किसी चीज को मिनिमम यूज करना है तो उसका साइज मैक्सिमम करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर कभी भी किसी चीज की क्वांटिटी मिनिमम यूज करनी है तो उसका जो साइज होगा वो आप मैक्सिमम यूज करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमको पहले तो कमरे की जो लंबाई पता थी वो 1517 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को आप ये लिख सकते हैं। और जब आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये देखेंगे 902 सेंटीमीटर। ये तो अब हमें इसमें मैक्सिमम साइज का टाइल लगाना है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगाने हैं। तो जो मैक्सिमम साइज का टाइल्स लगाना है तो वो कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो जैसे ही डिफरेंस किया तो वो हमको देखने को मिल रहा है कि 800 सॉरी 800 क्या नो 600 615 इनका डिफरेंस हो गया 615। 615 में सबसे पहले 5 को निकाल के साइड करते हैं, बचा 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 पांते हैं 15 ही, और एक 3 निकाल के किनारे कर दीजिए। तो 3 से भी नहीं कट रहा है ना ये, तो इसका एलसीएम जो आ गया वो 40 सॉरी एचसीएफ जो आ गया 41। तो हमें जो टाइल्स की साइज मिल गई वो मिल गया 41। टाइल्स का साइज 41 है तो हम एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल कर देते हैं 1517 बटे 902 अपॉन 41 इंटू 41, क्योंकि जो हमारा टाइल्स है वो स्क्वायर के शेप में है तो एरिया और लेंथ और विड्थ सेम रहेगी। जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 41 से डिवाइड किया, ये 2 टाइम्स 41 दूना 82 8 फिर 8 टाइम्स, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 टाइम्स, सॉरी ये 22 टाइम्स जाएगा। हाँ पहले ये 2 बार फिर बचा 2 बार, ये इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 3 बार और 3 एकम 3 और फिर 7 बार, तो 37 इंटू 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, जो कि सॉल्विंग करने पे कितने आएंगे 22 7 154 15 22 3 66 और 15 81 814। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गया 840। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करने लायक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फिर से समझिएगा कि ये कमरे की लंबाई पता है, चौड़ाई पता, और हमें इसमें मिनिमम टाइल्स यूज करने हैं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स यूज करने हैं तो हमको मैक्सिमम साइज का टाइल चाहिए, और मैक्सिमम साइज का टाइल चाहिए तो उसके लिए हमने एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ जो आ गया ये टाइल्स की लंबाई आ गई, जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, क्योंकि टाइल्स जो है वो स्क्वायर के शेप में। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं,
बड़े फिगर का जो एरिया होता है उसमें छोटे फिगर के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कमरे के एरिया में टाइल्स के एरिया फर्श के एरिया में टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हमको पता चलेंगे वो 814 पता चल जाएंगे, जो कि आप आराम से डी ऑप्शन में आंसर लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन के साथ मेंसुरेशन 2D का हर एक वो पार्ट हमने फिनिश करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकता था। बेसिक से लेके कोशिश की है कि अच्छे लेवल तक भी जाएँ, बहुत हाई लेवल तक नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल तक हम ज़रूर गए, और आपको ये सारी क्लासेस लेने के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुत मदद मिलेगी एरिया, 2D और पेरीमीटर और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन पे। तो हम लोगों ने मेंसुरेशन 2D का पूरा पार्ट खत्म किया है, और अब जो हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग मेंसुरेशन 3D को डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग मेंसुरेशन 2D को बहुत अच्छे से पूरा फिनिश करें, और इसका एक-एक फ़ॉर्मूला, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, सर्कल का हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, या सपोज़ करिए पॉलीगन हो, तो एक-एक फ़ॉर्मूला अपने दिमाग में परमानेंट रखिए, हमेशा रखिए। आज के लिए इतना रखेंगे, अगली क्लास लेकर आएँगे जिसमें हम लोग मेंसुरेशन 3D को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।